हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 गृह विज्ञान अध्याय 2 का महत्वपूर्ण जो भी आपके बहुविकल्पी, अति, लघु, विस्तृत जितने भी प्रश्न हैं आज हम लोग इस वीडियो में खत्म करेंगे। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को इस लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे समझाया। अगर आप बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जरूर जाओ, प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 12 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें आपका ये वीडियो पड़ा है बेटा, आप उसको देखिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आज का ये क्लास आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सारे बच्चे जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ बहुविकल्पी। अभी मैं आपको जो अवतार है उससे करवा रही हूँ। इसके बाद जो जिस बुक से आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है बेटा उस बुक से भी मैं आप लोग को करवा दूंगी, ठीक है। पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? देखो, पोषण विज्ञान, ये पोषण विज्ञान क्या है? इसी पोषण विज्ञान के ही अंतर्गत तो हम पाचन, अवशोषण, इसके बाद पोषक तत्वों के बारे में, यानी ये सारे आपके जो है पाचन, अवशोषण, पोषक तत्व, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? पोषण विज्ञान के ही अंतर्गत आते हैं। पोषण के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, वो आप जरूर देखिएगा बेटा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे लाइफ से भी ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि जीवन आज वही सुखमय जी रहा है जिसके पास धन नहीं, जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है। तो आप सारे होम साइंस के स्टूडेंट हो, आप सबको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो पहले में क्या होगा, ये सभी विज्ञान के अतिरिक्त पोषण का संबंध किस अन्य पहलू से भी है? किस अन्य पहलू से है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक या सभी? अभी मैं थोड़ा सा इसको कवर करके पढ़ाती हूँ, नहीं आप सारे बच्चों का दिमाग तुरंत आपके आंसर पे जाएगा, है ना। तो अभी हमें आंसर नहीं देखना है, ठीक है बेटा। मैं इसको छुपा ली हूं, आप सारे बच्चे ध्यान देखो। विज्ञान के अतिरिक्त पोषण का संबंध किस अन्य पहलू से है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक या सभी? देख बेटा, यहाँ पे तीनों सही है, क्योंकि समाज तभी सुदृढ़ होगा, समाज का तभी विकास होगा जब उस समाज में रहने वाले लोग स्वस्थ होंगे। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक क्या है? आप देखते हो बेटा, थोड़े से भी बीमार होते हो तो आपके अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, कोई अच्छा भी कहता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, अगर व्यक्ति के पास अच्छा पोषण नहीं होगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, तो ना वो सामाजिक रूप से सही होगा और ना ही मनोवैज्ञानिक रूप से। इसके बाद आर्थिक। आप देखते हो बेटा, घर में अगर कोई एक व्यक्ति को बीमारी लग गई तो उसके आय, कितने भी आय, पता नहीं चलता है वो कितना खर्च हो गया। अभी भी बेटा हॉस्पिटल में कोई भी जाता है, अगर वो हॉस्पिटल आपके जान पहचान का नहीं है तो वहां पर आपको बेटा, यानी आईसीयू में लोग मरे पड़े रहते हैं, मुर्दों से भी अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, तो आप क्या होगे, आर्थिक रूप से भी आप प्रभावित होगे, ठीक है। इसके बाद अगला है बेटा, अस्वस्थता और बीमारी के कारण व्यक्ति में किसका असंतुलन हो जाता है? किस चीज का असंतुलन हो जाता है? कब? अस्वस्थ और जब बीमार होते हो। पोषण तत्व, अन्य पदार्थ, तत्व, शारीरिक क्षमता। इसके बाद क्या है बेटा? रक्त संचार का। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, बीमारी और अस्वस्थता। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ, तत्व, ये क्या है? ये तो कुछ सही नहीं है। शारीरिक क्षमता, हाँ शारीरिक क्षमता को हम मान सकते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक क्षमता जो होती है वो असंतुलित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पोषक तत्वों का सबसे ज्यादा असंतुलन जो होता है वो पोषक तत्वों का होता है। इसके बाद पोषण को निर्धारित करता है कौन? मैंने पहले ही बताया बेटा, आयु, शारीरिक अवस्था, रोजगार, आपका लिंग, ये सब आपके पोषण को प्रभावित करते हैं। क्या उतना ही भोजन छोटे बच्चे करते हैं और उतना ही बड़े बच्चे भी करते हैं? नहीं, हर किसी का जो होता है उम्र के हिसाब से उसका भोजन होता है और लिंग के हिसाब से भी होता है।
तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं। वर्तमान में नैदानिक पोषण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? गति विधि उपचार, सामाजिक पोषण उपचार, चिकित्सकीय पोषण उपचार, या फिर सभी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? चिकित्सकीय पोषण उपचार। फिर है बेटा आपका 20वीं और 21वीं शताब्दी में किस क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है? देख बेटा, पहले के लोग नहीं जानकार थे, पर जो भी जानते थे वो सॉलिड जानते थे। वो हमेशा मोटे अनाज, शुद्ध चीज और बिना खाद के चीजों को पैदा करते थे और वही खाते थे, और उनकी उम्र भी लंबी होती थी। पहले लोग 100 के ऊपर जीते थे। अभी इस टाइम में क्या है, 60, 70, 80, बस इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो किस वजह से हो रहा है? आजकल जो हम खाद का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, नए नए फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उम्र को ये कम कर रहा है। तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में किसकी तीव्र वृद्धि हुई? विज्ञान एवं पोषण विज्ञान, चिकित्सा एवं औषध विज्ञान, पोषण और औषध विज्ञान, चिकित्सा एवं पोषण औषध विज्ञान। तो किस चीज का सबसे ज्यादा हो रहा है बेटा? अभी देखिए, जो भी व्यक्ति हैं वो लोग, कुछ भी होता है, आजकल सुविधाएं ज्यादा हो गई। पहले इतना लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वैद्य के पास जाते थे, वो उनके नस को पकड़ते थे और बता देते थे आपको कौन सी बीमारी। लेकिन अभी क्या है, तुरंत चेकअप करवाना, तुरंत हाँ आपको ये समस्या है, वो समस्या है, तो इसके लिए हम कहाँ भाग रहे हैं? चिकित्सा के पास, और दूसरा औषधि की तरफ। तो आज के समय में क्या हो गया? चिकित्सा और औषध। कब? 20वीं और 21वीं शताब्दी में। किसका आशय उन खाद्य पदार्थों से है जो मुख्य रूप से संसाधित या विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया था? ठीक बेटा, ये कौन सा आहार है? मतलब किसी व्यक्ति को, मैंने बताया था आपको, किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को भोजन के साथ साथ कुछ पूरक आहार भी दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि व्यक्ति, जैसे एग्जांपल आपके, आप दूध का प्रयोग कर रहे हो बेटा, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, जब हम दूध को पकाते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और वही दूध जब उसको फर्मेंटेड करते हैं, यानी जब उसको पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं, तो उसमें विटामिन सी की भी मात्रा पाई जाती है। तो वहां पे हमने क्या कर दिया, उस चीज को ऐड कर दिया ना, तो वो क्या कहलाता है? आपके पूरक आहार के अंतर्गत आता है। पोषण एवं आहार चिकित्सा का प्रयोग किसके पूर्ण सुधार हेतु किया जाता है? तो रोगी के स्वास्थ्य, रोगी के स्वास्थ्य के लिए ही तो हम ये सारा काम करते हैं। फिर इसके बाद है आहार विशेषज्ञ को रोगी के किस कारक का आकलन करना चाहिए? तो पोषण का तनाव, मानसिक तनाव, परिष्कृत चिकित्सक आहार की स्वीकृति। पोषण तनाव मतलब अभी ये भी हमें देखना है कि हम जो भी उसके लिए जो भी डाइटिशियन होते हैं, जो भी उसके लिए पूरे दिन का डाइट प्लान तैयार करते हैं, तो ये भी सोचना जरूरी है, क्या वो एफर्ट कर सकता है, क्या वो उसकी क्षमता के अंदर है? तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, मानसिक तनाव मतलब उसे ऐसा भोजन ना दे दीजिए करने को, जैसे कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से मांस मच्छी नहीं खाता और उसे प्रोटीन की कमी होगी, अब उन्हें बोल दिया कि नहीं आपको मांस मच्छी खाना ही खाना है, आपको अंडा खाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, फिर वो चाह के भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए हमें कोई ना कोई ऑप्शन जरूर देना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से परेशान ना हो। परिष्कृत चिकित्सा आहार को की स्वीकृति, आपके जो भी, यानी आपको कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के अकॉर्डिंग आपका जो भी आपके डाइट प्लान तैयार हो रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, बहुविकल्पी प्रश्न। इसके अलावा और भी है, क्या है बता, वर्तमान में आहार विशेषज्ञ किसका एक अंग है जो चिकित्सकीय उपचार की मुख्य धारा से जुड़ रहा है? तो किससे हम लोग जुड़ रहे हैं ज्यादातर? स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल टीम? तो हम किससे जुड़ रहे हैं? मेडिकल टीम से। वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो हमारे नियमित आहार कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित हों।
सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित हो वो हमारा कौन सा आहार कहलाता है? नियमित। और अगर यहाँ पे ये प्रश्न देता वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित हो, तब आप क्या कहोगे? संतुलित आहार। दोनों शब्दों में अंतर है बेटा। सभी पोषक तत्व सम्मिलित हो तो संतुलित आहार, सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित है तो कौन सा आहार? नियमित आहार। नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ इत्यादि ये किसके अंतर्गत आता है? तरल आहार। मैंने क्या बताया था? ऐसा आहार जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिले और पूर्ण तरल अगर है बेटा तो वो हमें आर पार भी दिख जाता है कांच के ग्लास में, वो हमारा किस में आता है? तरल आहार में। वृद्धजनों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है? तो हमेशा तैयार मृदु आहार। ऐसा आहार नहीं बेटा कड़ा वाला भोजन नहीं, उन्हें ऐसे आहार देना चाहिए जिसको खाने के बाद उनके पाचन तंत्र को ज्यादा काम करने की जरूरत ना हो, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। व्यक्ति के पोषण एवं स्वास्थ्य के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, एक नियमित आहार और एक संशोधित आहार। ठीक है। खिचड़ी, दलिया और साबूदाने की खीर किस आहार के अंतर्गत रखेंगे? तो तरल आहार, नरम आहार, तैयार मृदु आहार या सब? तो इसमें क्या होगा बेटा आपका? नरम आहार, क्योंकि खिचड़ी, दलिया, साबूदाना ये सब किस में आते हैं? आपके नरम आहार में। निम्नलिखित में कौन सा तरल आहार है? देखो बेटा यहाँ पे घूटी दाल दिया, लेकिन ये सही नहीं होगा, यहाँ पे नींबू पानी सही होगा, क्योंकि घूटी दाल किसे कहते हैं? वो दाल जो गाढ़ा होता है ना, जो दाल गाढ़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? घूटी दाल। तो हम इसे तरल में नहीं रखेंगे, हम इसे मृदु में रख सकते हैं या फिर अर्ध तरल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? नींबू पानी। ठीक है। रोगी को भोजन देने का तरीका कौन सा है? देखो बेटा मुंह से भी हम भोजन देते हैं, नली द्वारा भी देते हैं, अंतःशिरा। शायद ये टॉपिक मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया, तो ध्यान दीजिए। ये नली द्वारा क्या होता है? जब बेटा किसी व्यक्ति को आप देखते हो चक्कर आता है, उसके शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको ग्लूकोज का पानी चढ़ाने लगता है। तो वो किसके द्वारा देता है? उसको नस के द्वारा देता है। किसके द्वारा देता है? नस के द्वारा। ठीक है। तो आप कभी कभी देखते हो कि किसी किसी के पाचन तंत्र खराब हो जाता है और व्यक्ति का आमाशय काम नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं डॉक्टर? सीधे उसके छोटी आंत में ही नली लगा देते हैं, उसके सीधे छोटी आंत में ही नली लगा देते हैं। तो जब नली लगा देते हैं तो उसके आमाशय को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करते हैं? अंतःशिरा के द्वारा और नली के द्वारा। थोड़ा सा मैं आप लोग को चित्र के द्वारा दिखाना चाहूंगी ताकि आप लोग को वो चीज दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि हाँ ये अंतःशिरा है और ये नली के द्वारा है। देखिए बेटा ये क्या है? नली द्वारा, और ये क्या है? अंतःशिरा द्वारा। शिरा क्या होता है? शिरा और धमनी दो हमारे शरीर में होता है। धमनी जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और शिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मुंह से या उसके शरीर का कोई भी भाग, पाचन तंत्र का कोई भी भाग अगर कार्य ना करे तो उस कंडीशन में हमें कैसे देना चाहिए? अंतःशिरा द्वारा। जैसे मैंने बताया किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी होगी, बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहा है, उसके शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है और एनर्जी बनाने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज से ही तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो वो हम क्या करते हैं? उसको ग्लूकोन डी का पानी या ग्लूकोज का पानी, ग्लूकोन डी का नहीं सॉरी, ग्लूकोज का पानी हम क्या करते हैं? उसको देते हैं। तो किसके द्वारा देते हैं? अंतःशिरा, नली के द्वारा। अब जो व्यक्ति मुंह से नहीं खा पाता है तो नाक में देखते हो, नाक में नली लग जाती है और सीधे उसके पेट यानी उसके सीधे आमाशय में उसको डाल दिया जाता है, या आमाशय खराब है तो छोटी आंत में। ठीक है। यानी उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से आहार पहुंचाया जाता है ताकि उस व्यक्ति को हम बचा सके। ठीक है। तो ये नली के द्वारा और यहाँ पे क्या है? अंतःशिरा के द्वारा। ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो किसके किसके द्वारा देता है? हम तीनों का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। आहार एवं अच्छा पोषण किसका आधार स्तंभ है? तो ये हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली का। वर्तमान में खाद्य पदार्थों की मिलावट में किसकी मात्रा अधिक हो गई है? तो वसा और शर्करा, जिसको हमें सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए बेटा। हमें सफेद चीजों को नहीं अपने प्रयोग में रखना है। सफेद चीजें क्या? चीनी, नमक और वसा। ये तीनों चीजों का प्रयोग अगर आप अपनी लाइफ में कम करते हो बेटा तो आप एक लंबा जीवन जी सकते हो। ठीक है। अगला है रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत के लिए आहार विशेषज्ञ को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान हो। ऐसा नहीं आप डॉक्टर हैं और अंग्रेजी झाड़े जा रहे हैं और व्यक्ति बेचारा कोई किसान हो गया या किसी गांव का हो गया तो अभी वो क्या समझ पाएगा कि आप क्या उससे बात कर रहे हैं? तो आपकी भाषा बिल्कुल मधुर होनी चाहिए और उस व्यक्ति को समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नैदानिक पोषण का संबंध है किससे? बीमार व्यक्तियों के पोषण से। नैदानिक पोषण का संबंध किससे है? बीमार व्यक्तियों के पोषण से।
इसके बाद आप लोग देखिए अति पोषण की परिभाषा, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर तैयार करोगे, ठीक है। पोषण की परिभाषा या पोषण किसे कहते हैं, पोषण का क्या अर्थ है, ये सब एक ही होगा। तो भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं तथा इन पोषक तत्वों को ग्रहण एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। ये आप याद करोगे, यानी भोजन के वे सारे तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं, जैसे मैंने बताया प्रोटीन क्या करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, विटामिन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है, वसा क्या करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये सारे अगर तत्व आपके भोजन में सम्मिलित हैं तो जब आप उसे ग्रहण कर लेते हो और उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। हमारे शरीर में यानी मुंह से बकल कैविटी से हमारे पाचन शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। आपके मुंह में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है वो क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है और छोटी आंत में आते आते आपके सारे पोषक तत्व जो भी हैं उन सब का पाचन हो जाता है, सिवाय जल का पाचन आपके बड़ी आंत में होता है, ठीक। पोषण के अभाव में किस प्रकार की परेशानियां होती है, तो जब पोषण का अभाव होगा बेटा तो हमें क्या करना होगा, हम बीमार होंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, हमें दवाओं का प्रयोग करना पड़ जाएगा और क्या होगा, हमारे जो भी अंग है वो सही प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। अब ये देखो बेटा, ये भी जरूर तैयार कर लेना, नैदानिक पोषण के महत्व को समझाइए, क्योंकि आपका ये लेसन ही इसी पे है, ये लेसन ही आपका वही है। तो नैदानिक पोषण क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। स्वास्थ्य समस्याएं, अस्वस्थता या बीमारी और उनका उपचार विभिन्न तरीकों से पोषण की स्थिति में प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में रोग के समुचित उपचार के साथ साथ उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो भी आवश्यक चीजों का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, नैदानिक पोषण की महत्ता को बताता है। यानी अगर आप जान गए हो कि किसी व्यक्ति को ये दिक्कत है, ये बीमारी है, तो उसके उपचार में जो भी आप पोषण तैयार करते हो, उसका जो भी डाइट प्लान तैयार करते हो वही कहलाता है आपका नैदानिक पोषण के महत्व। आहार विशेषज्ञ नैदानिक पोषण भूमिका क्या है, कोई भी चिकित्सक जो भी नैदानिक पोषण चिकित्सक है उसकी भूमिका क्या है, तो उसकी मुख्य भूमिका यही होती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी है तो जो भी आप उसे सलाह दो वो प्रेम पूर्वक दो, उसके लिए सटीक हो और आप ऐसे निर्देश दो जिसके साथ वो व्यक्ति ठीक हो और उसका जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो, ठीक है। आहार चिकित्सा के किन्हीं दो उद्देश्य, तो दो उद्देश्य क्या है, मरीजों के लिए भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखकर आहार तैयार करना और पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार देना। ये आप अपने से बना के लिख सकते हो बेटा, ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है, ये सब चीजें आप अपने से भी बना के बता सकते हो, ठीक है। अब तैयार मृदु आहार क्या है, यानी हम मृदु आहार तैयार कैसे करते हैं, तो बेटा ऐसा आहार जो आसानी से पच जाए, जिसमें हमें अपने दांतों का प्रयोग ना करना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, तैयार मृदु आहार। अभी देखो बेटा यहाँ पे क्या है, शोरबा मतलब जैसे अब ये मांस से भी तैयार हो सकता है, सब्जियों से भी तैयार हो सकता है। ऐसा जैसे सब्जी को उबालने के बाद उसके जो भी पानी निकले वो पानी आप दे दो, तो कुछ सब्जियां भी उबलने के बाद कैसे हो जाती है, नरम सी हो जाती है ना, तो क्या करते हैं थोड़ा सा उसमें आप स्वाद के अनुसार नमक मिला के, काला नमक मिला करके, जीरा पाउडर छिड़क करके उस व्यक्ति को आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्रश्न नहीं है आपको तैयार करना। अब ये बेटा रोगी को भोजन देने के तरीके, तो हमें ये देखना है कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, हमें अंतः द्वारा देना है, मुंह के द्वारा देना है या फिर नली के द्वारा देना है, तो ये हमें देखना। आहार के प्रकार, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखना। ये आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है और अति में भी आ सकता है। तो नियमित आहार और संशोधित आहार। संशोधित आहार क्या है बेटा, ये भी आप जरूर देखो। संशोधित आहार क्या है, वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तित किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संशोधित आहार। संशोधित आहार क्या है, क्रमबद्धता और बनावट, यानी नरम
तरल है, नरम है। ऊर्जा यानी ऊर्जा भी उसको जो भी ऊर्जा है वो अंतर्ग्रहण में कमी या वृद्धि कितना है, कितना देना है, कितना कम देना है, ज्यादा देना है। फिर एक से अधिक पोषकों को कम या अधिक मात्रा में शामिल करना, भोजन के समस्त अंतराल में संशोधन करके, यानी उसके टाइम में भी हम परिवर्तन करते हैं। अभी जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उन्हें हमें थोड़े टाइम पे ही भोजन देना पड़ता है, लेकिन जिसकी किडनी में या लीवर में समस्या होती है उसे हम तुरंत तुरंत भोजन नहीं देते हैं, क्योंकि भोजन को पचने में टाइम लगता है। ठीक है। इसके बाद एक आहार विशेषज्ञ को क्या करना चाहिए? तो एक आहार जो विशेषज्ञ है वो नैदानिक एवं जैव रासायनिक मानदंडों का उपयोग करके रोगियों की आहार दशा में मूल्यांकन, व्यक्ति रोगियों और विशिष्ट रोगों की परिस्थितियों में जरूरत के अनुसार आहार योजना तैयार करता है और उसी के हिसाब से उसे सलाह देता है, उससे वार्तालाप करता है, और वो जो भी तैयार करता है भोजन वो उसकी संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। जैसे बेटा आजकल कैंसर जो होता है बेटा, ये आम बीमारी हो गई, छोटे बच्चों को भी हो जा रहा है। अब छोटे बच्चों को तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं ना, बड़ों को तो एक बार हम समझा के उन्हें डांट के भी दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को आप कैसे समझाओगे? तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, वो किस जगह रहते हैं, उनको क्या पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग उन बच्चों को ये आहार दिया जाता है। तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? संशोधित आहार कहलाता है। ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लघुत्तरी और विस्तृत प्रश्न पे भी थोड़ा सा चर्चा कर दूंगी, ताकि जो भी पॉइंट छूटे हुए हैं वो भी आपका कवर हो जाए। तो अभी आप लोग इतना ही देखो, 1 से 2 बार 3 बार आप देखो बेटा, क्योंकि देखना और सुनना जब हम दोनों क्रिया करते हैं तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। आप 50% चीजें तैयार कर लेते हो और 50% आप बिना देखे लिखो, अपना खुद से तैयारी करो। अभी आप सारे बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम किसी किसी का स्टार्ट हो गया होगा, किसी किसी का होने वाला होगा, तो आप लोग बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल के, आप होम साइंस को ज्यादा समय मत दो, मैं नहीं बोलती आप होम साइंस को ज्यादा समय दो, आप थोड़ा ही समय निकाल करके सिर्फ आप 1 से 2 बार, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप वीडियो सुन लो, आवाज सुनो, अगर आपके पास टाइम है तो बुक खोल के बैठो, तो आप क्या करोगे, कम से कम आपका एक विषय तो तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो अभी सारे बच्चे अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और मैं आप सब बच्चों से यही कहूंगी, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं और एग्जाम देने के बाद, चाहे आप प्री बोर्ड का एग्जाम दो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दो, चाहे आप हाफ ईयरली एग्जाम दो, जो भी आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें से अगर कुछ भी आप कर पाते हो तो मुझे जरूर कमेंट करना बेटा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है। मैं आगे भी कोशिश करूं आप सबको पढ़ाने के लिए। तो आप सारे बच्चे, आप इस चैनल को जितने भी होम साइंस पढ़ने वाले, आपके जितने भी जानकारी में बच्चे हैं, उन सब तक पहुंचाइए बेटा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।